वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब जबरदस्त होंगे क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है एकदम धमाकेदार, दिमाग हिला देने वाली और रहस्यों से भरी हुई। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लो, वरना आज की ये थ्योरी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं वो रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं बताया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, लाइट्स डिम कर लो और तैयार हो जाओ उस थ्योरी के लिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार रहस्यमयी वीडियो। नारुतो की रिन्नेगन से ठंडी नीली रोशनी फैलने लगी। वो बोला, जब कुमोगाकुरे विलेज ने ह्यूगा के ब्याकुगन पर हाथ डाला था तभी तो वो ह्यूगा क्लैन इंसिडेंट हुआ था। आखिर में तुम्हारी वजह से ही नेजी पिंजरे में बंद पक्षी बन गया। अब बताओ तुम्हारी सो कॉल्ड इज्जत कहाँ गई। राइकागे ने कोई गलती मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने सारी जिम्मेदारी तीसरे होकागे पर डाल दी। नारुतो ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने दोनों हाथ जोड़े और हथेलियों के बीच एक काला गोला बनने लगा। फिर उसने काले गोले को अपने बाएं हाथ से उठाया और हवा में उछाल दिया। चिबाकू टेंसे सक्रिय हुआ। एल गोले की भयंकर ग्रेविटी ने जमीन पर मौजूद हर चीज को खींच लिया। राइकागे ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो भी उस मलबे में दफन हो गया। नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा, तेरा लाइटनिंग रिलीज चक्र मोड अब मेरा है, मैं फिर लौटूंगा। फिर वो फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक से गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद नारुतो ऊंचाई पर साथियों के साथ दोबारा नजर आया। अब तक चिबाकू टेंसे पूरी तरह बन चुका था। कोनन मुस्कुराते हुए बोली, सोचा भी नहीं था कि तुमने ये जुत्सु सीख लिया है। लेकिन नारुतो का मकसद उसे मारना नहीं था, वो बस चाहता था कि राइकागे भी पिंजरे के पक्षी की कैद महसूस करे। कुछ देर बाद उसने रासेन शूरिकेन फेंककर चिबाकू टेंसेई में एक बड़ा छेद बना दिया। उसे राइकागे किसी तरह बाहर निकल आया। नारुतो का फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क पहले ही राइकागे के मैंशन में लग चुका था, मतलब अब वो जब चाहे वहां लौट सकता था। इसके बाद सभी वापस क्लाउड विलेज में लौट आए। दूसरी तरफ सास्के ने अपनी आंख पर बंधी सफेद पट्टी हटाई। इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन अंधेरे में चमक उठा। वो अब ओबिटो से भिड़ने वाला था। सास्के ने प्लान किया कि वो किरिन से ओबिटो के अंडरग्राउंड बेस में छिपे 1 लाख व्हाइट जेत्सु को खत्म करेगा। इस वक्त सास्के ने इताची की आंखें ट्रांसप्लांट पूरा कर लिया था। सफेद जेत्सु पर अपनी तलवार का परीक्षण कर रहा था। उसी वक्त ओबिटो ने अभी 8 टेल्स को पकड़ लिया था और वह अपने ठिकाने पर वापस लौट आया था। वो चिल्लाया, ये मेरी डैन है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सास्के के चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उसने चुनौती दी और सुसानो की तलवार सीधे ओबिटो की ओर झोंक दी। ओबिटो मुस्कुराया, शक्ति बढ़ गई है, लेकिन अंधा आत्मविश्वास खतरनाक होता है। वो अचानक तेजी से आगे बढ़ा। उसका शरीर सुसानो के आर पार चला गया, लेकिन सास्के शांत था। वो जानता था कि ओबिटो की कमजोरी सिर्फ तब होती है जब वो खुद को मटेरियलाइज करता है। जैसे ही ओबिटो का हाथ उसकी ओर आया, सास्के ने तुरंत ब्लेज रिलीज कगुत्सुची एक्टिवेट किया। काले आमातेरस की ज्वालाएं उसके चारों ओर एक कवच बन गईं। ओबिटो को पीछे हटना पड़ा। वो बस सास्के के गाल के आर पार निकल गया। वो ठंडी आवाज में बोला, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं और तुमने 2 बार एकगुत्सुची इस्तेमाल कर लिया। सास्के ने फिर ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड निकाली, लेकिन ओबिटो ने अपनी इंटेंसिबिलिटी से फिर बचाव कर लिया। फिर ओबिटो ने वुड रिलीज थॉर्न स्ट्राइक जुत्सु एक्टिवेट किया। लकड़ी की बेलें जमीन से उठी और सास्के को जकड़ लिया। सास्के ने तुरंत चिदोरी स्ट्रीम छोड़ी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ लकड़ी के बंधन चकनाचूर हो गए। पर उसी दौरान ओबिटो जमीन में गायब होकर नीचे से अचानक हमला करता है। लेकिन सास्के पहले ही सब देख चुका था। उसका शारिनगन सब भांप चुका था। वो हवा में उछलकर फायर रिलीज ग्रेट फायर बॉल जुत्सु करता है। आग का गोला उसकी ओर बढ़ा, लेकिन इस बार ओबिटो ने कामुई डिस्टॉर्शन फील्ड एक्टिवेट किया और उसे फायर रिलीज ब्लास्ट वेव वाइल्ड डांस के साथ जोड़ा। अगले ही पल एक भयंकर अग्नि तूफान बना जिसने सास्के की फायर बॉल को पूरी तरह निगल लिया। सास्के हैरान रह गया, लेकिन तुरंत आमातेरस छोड़ा। काली ज्वालाओं ने उस पूरे तूफान को राख में बदल दिया। वो गर्व से बोला, तेरी कोई भी तकनीक मुझ पर असर नहीं कर सकती। वो मुस्कुराया, कहते हैं मादारा जैसे लीजेंड भी इतने खास नहीं थे। ओबिटो हल्के से हंसा, तो फिर अब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कौन असली है। अचानक ओबिटो के सुसानो में से काले आमातेरस तीर आकार लेने लगे। उसने धनुष की डोर खींची और वो काला तीर आसमान की ओर दाग दिया। काले ज्वालों ने हवा को जला डाला। उठती गर्मी से ऊपर तूफानी बादल बनने लगे। गर्जन से आकाश कांप उठा। उधर सास्के की हथेलियों में बिजली की धार बहने लगी जो आसमान की गर्जना से तालमेल बना रही थी। वो बोला, किरण, मेरी सबसे शक्तिशाली लाइटनिंग स्टाइल तकनीक है। चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ही पल में राख बन जाएगा। ओबिटो ने इसे हल्के में लिया। बोला, मैं तो कामुई से आसानी से बच जाऊंगा। लेकिन तभी सास्के बोला, हाँ तुम बच सकते हो, पर नीचे जो तुम्हारे व्हाइट जेत्सु छिपे हैं वो कहाँ भागेंगे। ये सुनते ही ओबिटो के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्लाया, पागल मत बनो, नीचे सिर्फ व्हाइट जेत्सु ही नहीं, तुम्हारी वो लाल बालों वाली औरत भी है। एक पल को सास्के की आंखों में झिझक झलकी, लेकिन अगले ही सेकंड वो पूरी तरह निर्दय बन गया। उसने हाथ उठाया और गर्जन के साथ
किरण आसमान से उतर आया। भीषण हवाएं चली, आसमान फट पड़ा, बिजली के सैकड़ों सर्प जमीन पर बरस पड़े। सास्के ने मुट्ठी भींची। अब कोई बाधा नहीं बची, अगला निशाना तुम हो। पर तभी दृश्य बदल गया। धूसर बैंगनी फ्लेम बैरियर आसमान तक उठ गया, जिसने किरण को पूरी तरह रोक दिया। ओबिटो ने शांत स्वर में कहा, उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन, तुम्हारे जैसे को इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सास्के एक कदम पीछे हटा, लेकिन ओबिटो की दाईं आंख चमक उठी। उसने हवा में मौजूद 8 टेल्स को जेंजुत्सु कमांड दी। क्षण भर में 8 टेल्स ने एक फेक टेल बीस्ट बॉम्ब तैयार की और सीधे सास्के की ओर दाग दी। सास्के हैरान, वो बीस्ट बॉम्ब कैसे इस्तेमाल कर सकता है? वो हमला सुसानो को तोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। ओबिटो मुस्कुराता है, कहा था ना मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। इतना कहकर उसने सास्के को अपनी कामुई स्पेस में खींच लिया। अब अंदर जाकर अच्छे से सोचो कि गलती कहां हुई। इधर नारुतो की कुमोगाकुरे विलेज मिशन पूरी हो चुकी थी। जुको और सुइगेट्सु ने फैसला किया कि अब वो नारुतो से अलग होकर सास्के को ढूंढेंगे। नारुतो ने उन्हें नहीं रोका, सिर्फ इतना कहा, सास्के शायद ओबिटो के अंडरग्राउंड बेस वर्ल्ड में है, उसे बता देना। दांजो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, अगर उसे रोकना है तो अभी वक्त है, बाद में बहुत देर हो जाएगी। रास्ते में जुगो ने गहरी सांस ली। अगर सास्के मेरे कमांडर का भरोसेमंद न होता तो शायद मैं भी नारुतो के साथ रहता। अगली सुबह नारुतो पाइपलाइन के छोर पर खड़ा समुद्र की तरफ देख रहा था। धीरे से बोला, जिराया सेंसे, आप इसी समंदर में तो सोए पड़े हैं ना? कोनन की आंखों में उदासी झलक उठी। समंदर की गहराई जरूर बहुत ठंडी होगी। नारुतो ने आंखें बंद की, फिर दृढ़ आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है समंदर की तह तक जाकर जिराया सेंसे को ढूंढने का। लेकिन यह आसान नहीं था। गहराई इतनी थी कि कोई भी निंजा वहां तक नहीं पहुंच सकता। सौभाग्य से नारुतो के पास था सेज मोड और उसका साथी किसामे भी तैयार था। किसामे ने अपनी तलवार समेहादा के साथ मिलकर एक हाफ ह्यूमन हाफ शार्क रूप धारण किया और समंदर में कूद गया। क्षण भर में उसकी परछाई लहरों में गायब हो गई। नारुतो किनारे बैठकर शांतिपूर्वक उसके लौटने का इंतजार करने लगा। कई घंटे बीत गए, फिर किसामे थका हारा ऊपर उभरा। नारुतो भागकर उसके पास पहुंचा। क्या मिला? कुछ। किसामे ने समंदर से निकाले एक कंकाल को नीचे रखा जो समुद्री काई में लिपटा हुआ था। लेकिन कोनन तुरंत बोली, उसकी दोनों बाहें सलामत हैं। वो कंकाल साफ तौर पर जिराया सेंसे का नहीं है। नारुतो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था न हार का भाव, बस एक गहरी थकान और सोच का सन्नाटा। वो जानता था ये खोज इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। उसने किसामे की ओर देखा और कहा, आराम करो, आगे का रास्ता लंबा है। किसामे थके कदमों से लौट गया और नारुतो वहीं बैठा समुद्र को देखता रहा। कोनन ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर हल्की चिंता थी। तुम ठीक हो? नारुतो मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, बस सोच रहा हूँ गुरुजी को ढूंढने का और कौन सा तरीका हो सकता है। उसे याद आया पेन का वो समय जब उसने अलग अलग समन बीस्ट्स को बुलाया था, कुछ पानी में चलने वाले, कुछ जमीन पर और कुछ आसमान में उड़ने वाले। अगर मेरे पास भी वैसी समन बीस्ट्स होती, वो बोला, तो ये मिशन आधा आसान हो जाता। खुशकिस्मती से कोनन को इन समन बीस्ट्स की पूरी जानकारी थी। उसने बताया वो सब एक ही जगह से आते हैं, रिन्ने रियल्म से। वहां सिर्फ रिनेगन रखने वाला शिनोबी ही जा सकता है। ये सुनकर नारुतो हैरान रह गया। मतलब यहाँ तक कि सास्के भी कभी वहां नहीं पहुंचा था? कोनन ने सिर हिलाया। हाँ, यह जगह सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो सपनों में रिनेगन की गहराई तक उतर पाते हैं। नागातो पेन भी तभी पहुंचा था जब उसने पहली बार डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ को समन किया था। नारुतो के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद चमकी, लेकिन अगली ही सांस में वो बुझ गई। मैंने वो स्टैच्यू समन करने की कोशिश की थी, पर वो अब ओबिटो की आंख में कैद है, कोनन ने कहा। लेकिन तुम्हारा रिनेगन अब बहुत आगे बढ़ चुका है। शायद तुम उस रिन्ने रियल्म तक पहुंच सकते हो, बस वक्त लगेगा। कभी कुछ दिन, कभी कई साल। नारुतो ने कड़वी मुस्कान दी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जब तक गुरुजी उस ठंडे समंदर में सो रहे हैं, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। वो बोला, जब मैं रासेन शुरिकेन की ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने एक चीज सीखी थी। उसने दोनों हाथ सीने पर जोड़कर तेजी से हैंड साइन बनाए। कोनन ने आश्चर्य से पूछा, क्या करने जा रहे हो? नारुतो मुस्कुराया। अगर एक शिनोबी को सपने में रिन्ने रियल्म में पहुंचने का मौका मिलता है तो 1000 शिनोबी सोए तो? कोनन हैरान, तुम कहना क्या चाहते हो? नारुतो ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपने हजारों शैडो क्लोन्स बनाऊंगा और सबको एक साथ सोने दूंगा। इससे सपनों की संख्या बढ़ेगी और रिन्ने रियल्म तक पहुंचने का चांस 1000 गुना बढ़ जाएगा। कोनन ने सांस खींची। तुम वाकई सरप्राइज का किंग हो? फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, देखते हैं वो रियल्म असल में कैसा है। लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। हजारों क्लोन्स बारिश में खुले आसमान के नीचे बैठे, ध्यान में लीन। कई ठंड से गायब हो गए, कुछ बुरे सपनों से टूट गए, कुछ तो सपने में रासेंगन बनाते बनाते एक दूसरे पर फेंक कर मिट गए। कोनन का दिल पसीज गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसका शरीर हजारों कागज के टुकड़ों में बिखर गया। हर क्लोन के पीछे जाकर वो उन टुकड़ों से बरसाती छतरी बना देती है ताकि कोई भी क्लोन बारिश में भीग न जाए। नारुतो ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। कोनन ने धीरे कहा, मुझे भी कुछ करना है, शायद इससे थोड़ी सी मेरी गलती कम हो जाए। फिर नारुतो ने गहरी सांस ली, सेज मोड में प्रवेश किया
और शांत होकर नींद में चला गया। करीब आधे घंटे बाद सभी शैडो क्लोन्स एक साथ मिट गए। कोनन की आंखों में चमक आई। लगता है वो सफल हो गया और सच में नारुतो आखिरकार पहुंच चुका था रिन्ने रियल्म में। अब उसका असली मिशन शुरू हुआ। समुद्र की गहराइयों में जाकर जिराया सेंसे को खोज निकालना। काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उसने ठान लिया कि वो पेन की पुरानी समन बीस्ट्स को पकड़कर अपनी मदद के लिए बुलाएगा। नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का सहारा लेकर रिन्ने रियल्म की विशाल धरती पर कदम रखा। यह जगह साधारण नहीं थी। यहाँ वो तमाम शक्तिशाली समन बीस्ट्स मौजूद थे जो कभी अपने मालिकों के साथ मारे जा चुके थे। जगह इतनी बड़ी थी कि नजर जहाँ तक जाए बस अनंत धुंध और टूटी हुई पहाड़ियों के सिवा कुछ नहीं। जब नारुतो चारों ओर उलझन में देख रहा था तभी आसमान में कोनन का रूप प्रकट हुआ। नारुतो चौंक गया। असल में कोनन ने एक सीक्रेट सीलिंग जुत्सु के जरिए नारुतो के शरीर को माध्यम बना खुद को भी यहाँ प्रोजेक्ट कर लिया था। उसने समझाया, यहाँ तुम्हारी सेंसिंग पावर ही सबसे बड़ा हथियार है। नारुतो ने सिर हिलाया और सेज मोड में जाते ही तुरंत अपनी पहली समन बीस्ट को महसूस किया। वो थी एक विशाल गिरगिट, पेन की पुरानी इनविजिबल कैमिलियन। नारुतो मुस्कुराया तो पहला शिकार मिल गया। जैसे ही उसने मुकाबला शुरू किया उसने ब्लैक रॉड सीधा गिरगिट के शरीर में घोंप दिया और उससे समन कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कोनान की दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक उसने जल्दी ही बाकी समन बीस्ट्स भी काबू में कर लिए। 8 पंखों वाला पक्षी, 3 सिर वाला हेलहाउंड, भारी ताकत वाला राइनो और विशाल क्रैब। कुछ ही घंटों में नारुतो ने 18 समन बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो चाहे जब चाहे इन सबको रियल वर्ल्ड में बुला सकता था। लेकिन समुद्री जीवों की संख्या सिर्फ 6 थी जो उसकी जिराया सेंसे रिकवरी मिशन के लिए काफी नहीं थी। नारुतो ने फिर से सेज मोड में जाकर नई बीस्ट्स की तलाश शुरू की। इस बार जो सामने आई उसने खुद नारुतो को भी चौंका दिया। वो थी दांजो की समन बीस्ट बाकू। कोनन ने सुझाव दिया, इसे भी काबू में करो। जो भी इस रियल में आ चुका है वो साधारण नहीं होता। लेकिन बाकू ने नारुतो को देखते ही हमला कर दिया। उसका विशाल मुंह खुला और वो सीधा उसे निगलने बढ़ा। नारुतो ने शांत मन से ब्लैक रॉड फेंका। एक ही पल में बाकू भी उसके कब्जे में। तभी नारुतो को ख्याल आया, अगर बाकू यहाँ है तो वो दूसरा भी जरूर होगा। उसने एक ही झटके में हजारों शैडो क्लोन भेज दिए खोज में। कोनन ने मन ही मन सोचा, इसका चक्रा शायद नागाटो से भी ज्यादा है। हर जगह क्लोन अलग अलग बीस्ट से भिड़ गए। थोड़े ही वक्त में नारुतो ने 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत कर लिए। तभी उसे एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस हुई। वो तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से कोनन को लेकर एक घाटी में पहुंचा। वहां उसके सामने था ओरोचिमारू का गिगांटिक स्नेक मांडा। दोनों के बीच पुराना रिश्ता था, इसलिए नारुतो ने सीधा कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मांडा मुस्कुराया, पहले सास्के को खत्म करो फिर बात करेंगे। नारुतो ने ठंडी नजर से देखा, शारिंगन घूमी और पलक झपकते ही मांडा भी उसके कंट्रोल में आ गया। इस तरह रिन्ने रियल्म एडवेंचर खत्म हुआ। जब नारुतो और कोनन की चेतना वापस यूनिविलेज हिडन क्लाउड में लौटी तब तक नारुतो ने कुल 152 समन बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, जिनमें 30 से ज्यादा समुद्री जीव थे जिनसे अब वो समुद्र की गहराई तक जा सकता था। लेकिन तभी कोनन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वो गिर पड़ी। बारिश में खड़े होकर नारुतो के हर क्लोन के लिए पेपर अम्ब्रेला बनाने से उसने अपना सारा चक्रा जला दिया था। बारिश और थकान ने उसके शरीर को जवाब दे दिया। नारुतो घबरा गया। उसे संभालने के लिए झट से आगे बढ़ा। दिल में पछतावा और दर्द उमड़ आया। वो किसी को मदद के लिए बुलाने ही वाला था कि कोनन ने हाथ रोक लिया। अगर लोगों ने हमें ऐसे देखा तो हमारा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मुस्कान अब भी थी, वो मुस्कान जिसने नारुतो के अंदर के सारे शब्दों को थमा दिया। कोनन अब पूरी तरह बेहोशी में थी। नारुतो ने देखा बारिश से भीगी हुई उसकी अकात्सुकी की लाल बादलों वाली पोशाक पूरी तरह उसके शरीर से चिपक चुकी थी। वो कुछ पलों के लिए हिचकिचाया। आखिर कोनन उसकी सीनियर थी और इस हालत में उसके शरीर को छूना उसे गलत लगा। अगर किसी को पता चल गया तो बाद में बातें बनेंगी और मुश्किलें भी। अचानक उसे किसी का ख्याल आया। वो तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से गायब हुआ और सीधा कोनोहा में पहुंच गया, जिससे उसे मदद चाहिए थी। वो थी शिजुने। नारुतो ने विनम्रता से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अभी बहुत जरूरी है। लेकिन अब वो एक रोग निंजा माना जाता था, इसलिए शिजुने पूरी तरह सतर्क हो गई। बिना वक्त गंवाए नारुतो ने सीधा एक कदम आगे बढ़ाया, शिजुने को अपने कंधे पर उठाया और फ्लाइंग थंडर गॉड से वापस अमेगाकुरे विलेज की टॉवर में लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने माफी मांगी। सॉरी, शिजुने-सान बहुत अर्जेंट थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा, वरना मैं शारिंगन से तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता था, पर वो मेरा मकसद नहीं था। शिजुने, जिसने पहले भी नारुतो के साथ काम किया था, उसकी बातों में सच्चाई महसूस कर सकी। वो आगे बढ़ी और कोनन के कमरे में जाकर उसका इलाज शुरू कर दिया। उधर नारुतो टॉवर की बालकनी से बारिश में डूबी दुनिया को देखता रहा। वो सोच में डूब गया। शायद देशद्रोही कहलाने का बोझ मेरे सोच से कहीं ज्यादा भारी है। इसी बीच पेन के अटैक के बाद से बेहोश पड़ी तो सुना दे,
आखिरकार होश में आई। फिर नारुतो ने फैसला किया रायकागे की लाइटनिंग रिलीज चाक्रा मोड सीखने के लिए उसे फिर से कुमोगाकुरे विलेज पर हमला करना होगा। उधर कोनन शिजुने की मदद से पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसका धन्यवाद करते हुए नारुतो ने उसे वापस कोनोहा पहुंचाया। जाते जाते उसने कहा सुनादे सामा से कहना वो दोबारा होकागे की कुर्सी संभालने की तैयारी कर लें, क्योंकि इस बार मैं दांजो को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। शिजुने के जाने के बाद नारुतो ने अचानक अपने पीछे झाड़ियों में गुरुत्वाकर्षण की लहर फैलाई। बांशो तेनिन छिपा हुआ जेत्सु दर्द से चीखते हुए उसकी पकड़ में आ गया। नारुतो ने ह्यूमन पार्ट की शक्ति का इस्तेमाल किया और जेत्सु की सारी यादें पढ़ ली। वहां उसने जाना कि सास्के ने नई आंखें हासिल कर ली हैं और अब वो ओबिटो के साथ मिलकर कोनोहा को पूरी तरह मिटाने की योजना बना रहा है। ओबिटो के पास अब 1 लाख से ज्यादा जेत्सु क्लोन्स हैं और समुद्र की गहराई तक फैले हुए उसके जासूस हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। नारुतो ने मन ही मन कहा वो चालबाजी में मुझसे 2 कदम आगे है, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही दृढ़ता लौट आई। अब मेरी बारी है। अगर वो इन्फॉर्मेशन से लड़ रहा है तो मैं भी अपनी खुद की इंटेलिजेंस यूनिट बनाऊंगा। कोनन ने गंभीर स्वर में कहा इतना बड़ा नेटवर्क बनाना आसान नहीं होगा। उसके जेत्सु पूरे निंजा वर्ल्ड में फैले हुए हैं। नारुतो ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो फिर हम भी कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने किया ही नहीं। फिर दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। वहीं ग्योको यानी किसामे की शार्क जैसी स्पिरिट पानी से बाहर निकली, पूरी तरह भीगी और थकी हुई। नारुतो ने उसका स्वागत किया और कहा अब से हम साथ काम करेंगे, तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़े और समनिंग जुत्सु एक्टिवेट किया। सफेद धुएं के बीच कई वाटर और एम्फिबियन बीस्ट्स प्रकट हो गए। फिर उसने अपना चक्रा बराबर बांटा ताकि हर बीस्ट स्वतंत्र रूप से समुद्र की गहराई में जाकर जिराया सेंसे को खोज सके। सब कुछ तैयार था। नारुतो ने समुद्र की तरफ देखा और बोला अब अगला पड़ाव है कुमोगाकुरे विलेज। इस बार मुझे लाइटनिंग रिलीज स्क्रॉल हर हाल में हासिल करना है। वो और कोनन फ्लाइंग थंडर गॉड से सीधा पहुंचे थंडर क्लैप माउंटेन के नीचे, जहां से कुमोगाकुरे शुरू होता है। लेकिन उसने सीधे गांव में प्रवेश नहीं किया। पहले वो एक नजदीकी घाटी में गया, क्योंकि उसने जेत्सु की यादों में देखा था किलर बी अब नहीं रहा और उसके अंदर की 8 टेल्स अब ओबिटो के हाथों में थी। वो चुप खड़ा रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, पर उसके भीतर सिर्फ एक ही बात थी बी मेरा पुराना दोस्त। इस बार सबका हिसाब चुकाना होगा। किलर बी भी नारुतो का पिछले जन्म का पुराना साथी था। उसका यूं अचानक खत्म हो जाना इसमें कोई शक नहीं कि नारुतो के अतीत में लौटने की वजह से हुआ था। वो एक कागजी फूल नीचे रखकर आसमान की बहती हुई बादलों को देख रहा था। चेहरे पर शांति थी पर मन में गहरा दुख। जिसने वो नर्क जैसी दुनिया देखी हो, वो अब वो मासूम नारुतो नहीं रहा जो सबको बचाने का वादा करता था। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, ओत्सुत्सुकी को हराना, और उसके लिए वो अपने ही रास्ते पर बिना डगमगाए चलता रहेगा। उसने कुमोगाकुरे को संदेश भेजा आज रात तक मुझे वो चीज दो जो मैं चाहता हूँ, वरना लड़ाई के लिए तैयार रहो। रायकागे ये सुनकर गुस्से से फट पड़ा। उसने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में दोधाई ने सुझाव दिया कि हमें नारुतो से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो सच में कुमोगाकुरे का दुश्मन नहीं बनना चाहता। लेकिन रायकागे जिद पर अड़ा रहा। उसे बस रणनीति चाहिए थी, समझौता नहीं। आखिर में उन्होंने चिबाकू टेंसेई की कमजोरी ढूंढी और 500 ऐसे निंजा चुने जो लॉन्ग रेंज जुत्सु में माहिर थे। योजना साफ थी, जैसे ही नारुतो चिबाकू टेंसेई इस्तेमाल करे, सब मिलकर एक साथ जुत्सु फेंकेंगे जिससे उसकी ग्रेविटी क्रश होकर टूट जाए। रात को नारुतो और कोनन फ्लाइंग थंडर गॉड से कुमोगाकुरे के मैदान में प्रकट हुए, लेकिन उनके आते ही गांव वालों ने उन्हें देख लिया और चारों तरफ से घेर लिया। नारुतो ने नीचे जमीन पर भरी हुई चक्रा एनर्जी को देखकर हल्का मुस्कुराया। लगता है तुम लोगों ने मेरी ताकत से बचने की तैयारी कर ली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक सफेद धुएं के बीच से 8 विशाल पक्षी प्रकट हुए जो नारुतो और कोनन को लेकर हवा में उड़ गए। ऊपर आसमान में उड़ते हुए नारुतो ने दर्जनों कुनाई निकाली और उन्हें गांव के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। बस वहीं से शुरू हुआ शो टाइम। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड के साथ साथ कुमोगाकुरे के हर कोने में समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते सैकड़ों समन बीस्ट्स गांव में तबाही मचाने लगे। रायकागे गुस्से में खुद मैदान में उतरा, लेकिन उसका रास्ता नारुतो की हेल ट्रिपल हेडेड डॉग ने रोक लिया। वो जितना लड़ता जानवर उतने ही बढ़ते जाते। आखिर वो भी झुंझला उठा पर कुछ कर नहीं सका। दूसरी तरफ दोदाई ने अपने लावा रिलीज रबर वॉल से एक शक्तिशाली समन बीस्ट को फंसा लिया। वो शांत और समझदार था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि नारुतो के समन बीस्ट्स किसी भी आम नागरिक या कमजोर निंजा पर हमला नहीं कर रहे थे। मतलब ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। वो समझ गया कि नारुतो और उसके समन बीस्ट्स के बीच विजुअल लिंक यानी शेयर्ड विजन है। उसने उसी चैनल के जरिए नारुतो से बात करने की कोशिश की। नीचे आओ उजुमाकी नारुतो, बात करते हैं। नारुतो मुस्कुराया। इसकी एनालिटिकल स्किल्स शिकामारू जैसी हैं। वो तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से वहां पहुंचा। दोधाई ने साफ कहा तुम्हारी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, लेकिन अगर हम ये लड़ाई रोक दें तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। उसने अपनी लाइटनिंग रिलीज स्क्रोल नारुतो को दे दी। नारुतो ने उसकी समझदारी की तारीफ की। वक्त जरूर साबित करेगा कि तुम सही थे। इसके बाद उसने सारे समन बीस्ट्स को हटाया और कोनन के साथ ओमेगाकुरे लौट आया। वो तुरंत स्क्रोल खोलकर
लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड की टेक्निक सीखने लगा। कुछ देर बाद वो खिड़की से बाहर बादलों को देखता हुआ सोच में पड़ गया। अगर मैं इसे और मजबूत बनाना चाहता हूँ तो पहले मुझे काकाशी की तकनीक पर्पल लाइटनिंग में महारत हासिल करनी होगी। नारुतो, जो अब समय में पीछे जा चुका था, ने आखिरकार सास्के की चिदोरी सीख ली थी। काकाशी की पर्पल लाइटनिंग में मास्टरी करने के लिए उसने हजारों शैडो क्लोन्स बनाकर दिन रात हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग शुरू की। सिर्फ एक दिन में उसने चिदोरी को हैंड साइन के बिना इस्तेमाल करना सीख लिया। लेकिन काकाशी की असली पर्पल लाइटनिंग सीखने के लिए उसे लाइटनिंग रिलीज में यिन रिलीज का सही बैलेंस लाना था। कई बार असफल होने के बाद वो आखिरकार सफल हुआ। उसका बायां हाथ अब पर्पल लाइटनिंग से घिरा था। सामने खड़े दर्जनों शैडो क्लोन्स एक एक करके बिजली से टूटकर गायब हो गए। इसके बाद उसने उस स्क्रोल के जरिए लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड के पर्पल लाइटनिंग वर्जन भी सीख लिया। काम पूरा होते ही वो ओरोचिमारू के नए बने लैब में पहुंचा। वो कुछ झिझकते हुए बोला, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम एडो टेंसे से उचिहा इटाची को बुलाओ, क्योंकि कभी इटाची ने उसके अंदर शिसुई की आंख वाला क्रो छोड़ रखा था। यह दृश्य बेहद तीव्र था। एक कौवा जिसकी आंखों में इटाची की शारिंगन चमक रही थी, वही इस सब का आरंभिक कारण बना। इस घटना का ट्रिगर था इटाची की आंखों को देखना। लेकिन अंत में ओरोचिमारू सफल नहीं हो सका, क्योंकि इस वक्त इटाची का शरीर पहले ही याकुशी कबूतो ने इदो टेंसेई से नियंत्रित कर लिया था। नारुतो को यह सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने एक और लकड़ी का बॉक्स निकाला जिसमें रखा था हिदान का कटा हुआ सिर। उसने ओरोचिमारू से कहा कि वो हिदान के लिए नया शरीर बना दे। हिदान गुस्से में लगातार चिल्ला रहा था, मैं तुम सबको जाशिन सामा के लिए बलि चढ़ा दूंगा। तभी नारुतो ने बिना देर किए कोटो अमात्सुकामी एक्टिवेट कर दिया। क्षण भर में हिदान की आंखों में चमक बदल गई। अगर ये नारुतो कुन के लिए है तो मैं जाशिन का सिर भी चढ़ा दूंगा। इस तरह नारुतो के पास एक और ताकतवर साथी जुड़ गया। इसके बाद उसने कोनान द्वारा बनाए गए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया। सैकड़ों एलिट निंजा में से उसने 3 लोगों को चुना। नाम थे अजिसाई, सुइरेन और फुयो। नारुतो ने उन्हें सर्च टीम ट्रायो। इनमें से सुइरेन दरअसल पेन की 6 पाथ में शामिल छोटी लोरी की बड़ी बहन थी। कोनान ने उन्हें सूचना संग्रह के मिशन सौंपे। सब अपने अपने काम पर निकल गए। इसकी व्यवस्था अब स्थिर थी। नारुतो ने ठाना कि अब वो अपने शरीर को और मजबूत करेगा। इसके लिए उसने तय किया कि वो जाएगा हेल वैली, जो ठंडर कंट्री की सीमा पर थी। उसका शरीर फिलहाल सिर्फ ठंडर चक्र मोड के शुरुआती स्तर को ही झेल पा रहा था, इसलिए उसे और ट्रेनिंग की जरूरत थी। हेल वैली की जलवायु अत्यंत कठोर थी। शरीर और चक्र नियंत्रण दोनों को तपाने की परफेक्ट जगह। उसने कोनान को गांव की देखभाल सौंपी और खुद उड़कर ठंडर कंट्री की सीमा तक पहुंच गया। पूरी रात की यात्रा के बाद वह आखिर जंगल पार कर घाटी के बाहर पहुंचा। वहां उसने अपने पूरे शरीर को बैंगनी बिजली से ढक लिया और तेजी से घाटी के भीतर उतर गया। अंदर जाते जाते माहौल और भयानक होता गया। कभी आग जैसी गर्मी तो कभी बर्फ जैसी ठंड। कोई साधारण निंजा होता तो अब तक दिल फट गया होता। 10 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह घाटी के सबसे अंदर निषिद्ध क्षेत्र तक पहुंचा। वहां कोई और नहीं बल्कि चौथा रायकागे खुद साधना में लीन था। अचानक उसने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस की। पीछे मुड़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। नारुतो, यहाँ! वो झटके में गरजा और बिना कुछ कहे सीधे उसकी ओर मिड स्ट्रीम असॉल्ट से झपटा। नारुतो ने कोई बचाव नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से उसकी वार झेल ली। रायकागे ने आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़ लिए और पूरी ताकत से बिजली का धमाका छोड़ा। अब तक कोई निंजा इस वार को झेल नहीं पाया था, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने रायकागे को हैरान कर दिया। नारुतो का शरीर अब बैंगनी बिजली से चमक रहा था। उसने पलटकर रायकागे के दोनों कंधे थामे और उसी तकनीक से उसे सिर के ऊपर उठाकर जमीन पर दे मारा। भारी झटके से रायकागे के मुंह से खून उगल पड़ा। हालांकि नारुतो के हाथ भी लगातार कांप रहे थे। स्पष्ट था उसका शरीर अभी इस मोड की पूरी ताकत झेल नहीं पा रहा था। यही कारण था कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया था। रायकागे स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो भी ठंडर चक्र मोड जानता होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ जरूर टूटाई ने चोरी छिपे स्क्रॉल उसे दे दिया होगा। नारुतो ने कहा, अगर टूटाई ना होता तो तुम्हारे गांव का नुकसान और बड़ा होता। थोड़ा शुक्रगुजार रहो। रायकागे मन ही मन मान गया कि बात सही है, भले ही उसका अहंकार उसे स्वीकारने नहीं दे रहा था। उसने पलटकर पूछा, तेरा ठंडर चक्र मोड मेरे जैसे क्यों नहीं दिखता? नारुतो मुस्कुराया, सीखना है सिखा दूं। वो सच में सिखाना चाहता था, पर रायकागे को लगा कि वो मजाक उड़ा रहा है। उसने तुरंत 100% ठंडर मोड एक्टिवेट किया। उसके बाल बिजली से खड़े हो गए। वो एक बार फिर गरजता हुआ झपटा। उसका बिजली से लिपटा मुक्का सीधा नारुतो के चेहरे की ओर आया। नारुतो ने बैंगनी रोशनी की एक झिलमिलाहट के साथ किनारे हटकर वार टाल दिया। रायकागे ने तुरंत घूमकर फिर एक भारी पंच मारा, पर इस बार नारुतो ने हाथ क्रॉस करके वार रोक लिया। अब मेरी बारी है, कहते हुए
हुए नारुतो आगे बढ़ा, एक तेज किक लगाई और रायकागे को हवा में उछाल दिया, फिर खुद छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। नारुतो ने रायकागे को पकड़कर तेजी से घुमाना शुरू किया। अगले ही पल उसने थंडर स्मैश स्लाइड से जमीन को चीर दिया। धरती 10 मीटर तक फट गई। रायकागे ने दर्द सहते हुए नारुतो का टखना पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। फिर एक छलांग लगाकर पैर उठाया और बिजली की धार से नीचे वार किया। नारुतो के पास बचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत शिनरा टेंसेई एक्टिवेट किया। इसी पल से उसकी वापसी के बाद की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी। उचिहा ओबिटो और सास्के ने मिलकर 10 लाख जेत्सु की सेना लेकर कोनोहा पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। नारुतो ने बचने का मौका न देखकर फिर से शिनरा टेंसेई छोड़ा। जमीन थरथरा उठी। जबरदस्त रिपल्सन ने रायकागे को हवा में रोक दिया। फिर वो कुछ मीटर पीछे जा गिरा। अब उसे समझ आ गया था कि वो नारुतो से सीधी टक्कर में जीत नहीं सकता। इसलिए उसने व्यंग्य से कहा, क्या हुआ नारुतो, बिना जुत्सु के सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की हिम्मत है? नारुतो मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन शर्त ये है, कभी सास्के या कोनोहा के लोगों पर हाथ नहीं उठाओगे? रायकागे ने हामी भरी और फिर गरजते हुए आगे झपटा। उसकी उंगली में बिजली चमकी। वो हेल स्टैबर टेक्निक ये का इस्तेमाल कर रहा था। नारुतो थोड़ा हैरान हुआ, अरे इसने तो ये मूव पूरी तरह मास्टर कर ली। रायकागे की उंगली पर बिजली की भाला सी धार बनी, सीधी नारुतो के चेहरे की ओर बढ़ी। नारुतो ने तुरंत अपने शरीर पर बैंगनी बिजली फैलाई और जब वार सिर्फ 0.01 सेमी दूर था, वो हल्की सी झिलमिलाहट के साथ साइड में हट गया। उसी पल उसने चिदोरी से पलटवार किया। बिजली की चीख के साथ उसने रायकागे के कंधे को आर पार कर दिया। असंभव। रायकागे और जमीन पर गिर पड़ा। नारुतो ने उसका जख्म बांधा, उसे सुरक्षित किनारे रखा, फिर खुद की ओर कई शैडो क्लोन बुलाए। वो सब हेल वैली की कठोर परिस्थितियों में अपना डेविल ट्रेनिंग सेशन शुरू कर चुके थे। कई दिन बीत गए। नारुतो ने सोचा कि अब रायकागे से सुलह कर ले, पर रायकागे अभी भी जिद्दी था। वो बदला लेने पर अड़ा हुआ था। आखिर में नारुतो ने कहा, मुझे मजबूर मत करो, और उसने कोटो अमात्सुकामी एक्टिवेट करने ही वाला था। तभी उसका क्लोन जो क्लाउड विलेज में था अचानक डिस्पेल हो गया। स्थिति गंभीर थी। वो तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु से वहां पहुंचा। कोनान उसका इंतजार कर रही थी। उसने सूचना दी, ओबिटो और सास्के मिलकर कोनोहा पर पूर्ण आक्रमण करने जा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी। ओबिटो की अंधेरी गुफा में वो खुद 10 लाख जेत्सु की सेना का नेतृत्व कर रहा था। साथ में था सास्के और उसका हॉक स्क्वाड। स्पेस टाइम वॉर्प के बीच दोनों मुगेन त्सुक्योमी की योजना के तहत कोनोहा फॉरेस्ट के बाहर प्रकट हुए। योजना साफ थी, सास्के सेना लेकर गांव पर सीधा हमला करेगा और ओबिटो बाहर नारुतो को रोकेगा। पर सास्के का मन कुछ और सोच रहा था। वो तेजी से गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा, जहां से उसने पूरे कोनोहा को देखा। गांव पूरी तरह फिर से बन चुका था, पहले से भी ज्यादा शानदार। पर अब वहां उचिहा कबीले का कोई निशान नहीं था। यही वो गांव है जिसके लिए उसने सब कुछ खो दिया। उसने मन में कहा, यह वही जगह थी जिसे वो कभी बचाना चाहता था। अब वही उसके बदले की जड़ बन गई थी। गांव के बाहर नारुतो और कोनान पहुंचे। वहां पहले से ओबिटो खड़ा था, उसी की पुरानी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। आज मैं अपना रिनेगन वापस लेने आया हूं, ओबिटो बोला। उसने चेतावनी दी, गांव के अंदर मत जाना नारुतो, अगर वहां लड़े तो कोनोहा का नाम निशान मिट जाएगा। नारुतो हल्के से मुस्कुराया, अब भी वही पुरानी सोच, पर याद रखो ये रिनेगन तुम्हारा नहीं है। उचिहा ओबिटो के चेहरे पर पसीना छलक आया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नारुतो बस मुस्कुराया, मैं वो हूँ जो सब देख चुका है। इसके साथ ही हवा में चक्र की तरंगें फैल गईं। दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही थी। नारुतो ने 10 से ज्यादा शैडो क्लोन बनाए। सभी ने हाथों में रासेनगन थामे और बिजली की चमक में वो झपकते हुए सीधे ओबिटो की ओर दौड़े। ओबिटो ने मौका देखकर नारुतो के कई शैडो क्लोन एक एक कर नष्ट कर दिए। फिर वह अचानक नारुतो के पीछे प्रकट हुआ और घात लगाकर वार किया, पर वो भूल गया। नारुतो अब सेज मोड में था। उसकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बिना देखे ही ओबिटो के हमले को रोक सकता था। उसने तुरंत समनिंग जुत्सु का उपयोग किया और देखते ही देखते धुएं के गुब्बार के बीच कई विशाल ट्यूडल बीस्ट्स जमीन पर उतरे। ओबिटो को तुरंत समझ आ गया, तो इसमें सेज सेंसिंग भी है और ऊपर से रिनेगन की विजुअल शेयरिंग। अब उसे चुपके से हराना असंभव था। उसने अपने दाएं आंख से कामुई का टेढ़ा स्पेस फील्ड बनाया और उसके साथ फायर शील्ड स्टॉर्म डांस छोड़ दिया। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया, ये मूव पुरानी यादें ताजा कर दी तूने। फिर उसने हाथ जोड़कर गामा यू एंड ऑनेल बम छोड़ा। दोनों के जुत्सु आपस में टकराए। आग और तेल के बीच भीषण टकराव हुआ। कुछ सेकंड की जद्दोजहद के बाद नारुतो का टोड ऑनेल सॉल्ट बम बढ़त लेने लगा, पर तभी ओबिटो का कामुई फील्ड और भी विकृत हो गया। उसकी आंख से अचानक एक ब्लैक बिजू बम जो पूरे जंगल की ओर धमाके से बढ़ी। नारुतो ने चौंक कर
तुरंत प्रेत पथ की ऊर्जा अवशोषण तकनीक चलाई। देव पथ सक्रिय हुआ और उसने पूरी ताकत से उस ऊर्जा को खींचना शुरू किया। लेकिन ओबिटो मुस्कुराया और उसी वक्त उसने बीजूबम को भीतर से विस्फोटित कर दिया। अचानक एक अंधाधुंध धमाका हुआ। आग की लपटों ने पूरा जंगल निगल लिया। कोनान ने दूर से चीखते हुए कहा, नारुतो! धुएं के बीच से एक हल्की बैंगनी रोशनी फूटी। नारुतो पर्पल थंडर चक्र क्लोक में लिपटा धीरे धीरे बाहर आया। हालांकि क्लोक ने उसे बचा लिया था, फिर भी उसके शरीर पर घावों के निशान थे। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया। ओबिटो ने 8 टेल्स को अपनी आंख के स्पेस में छिपा रखा है और वहीं से उसे कंट्रोल कर रहा है। ओबिटो ने मुस्कुराते हुए कहा, तेज दिमाग है तुम्हारा, जैसा मैंने सुना था वैसा ही। वो फिर हवा में उछला, पर नारुतो को पता था ये सब चाल है। सचमुच ओबिटो ने पहले से सब प्लान किया हुआ था। जैसे ही नारुतो हवा में वापस लौटा, उसने उचिहा फ्लेम बैरियर सक्रिय कर दिया। अचानक नारुतो को एहसास हुआ उसकी फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क से सारी कनेक्शन कट चुकी है, यानी वो अब कहीं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। ये ओबिटो का नया रूपांतरित कामुई इनहांस्ड फ्लेम बैरियर था, एक चलती फिरती ज्वाला कारागार। अब नारुतो उस आग के जाल में फंसा हुआ था। ओबिटो ने फिर से कामुई एक्टिवेट किया और इस बार उसकी आंख से 8 टेल्स बीजूबम की 4 गोले निकल पड़े। हर दिशा से ऊर्जा की आग उस पर बरस पड़ी। नारुतो ने तुरंत लेफ्ट आई रिनेगन की पूरी शक्ति का उपयोग किया। चोशिनरा टेंसेई! एक दहाड़ जैसी तरंग निकली, इतनी प्रबल कि चारों बीजूबम एक साथ विक्षुब्ध हो गए और ज्वालामयी बैरियर पूरी तरह टूट गया। कोनान ने दूर से ये दृश्य देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये वही तकनीक है जो नागातो ने इस्तेमाल की थी। अब देव पथ की शक्ति कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। वो जानती थी कि नारुतो अब कुछ मिनटों तक कमजोर रहेगा, लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि ओबिटो के पास अब कोई बीजूबम बाकी नहीं है। अब दोनों के पास एक ही मौका था, एक आखिरी चाल जो सब तय करेगी। ओबिटो की बाहों से जंजीरें बाहर निकली। बस उसका हाथ अगर नारुतो को छू गया तो सब खत्म। नारुतो ने अपने शरीर पर फिर से बैंगनी बिजली फैलाई। हाथ में एक विशाल रासेनगन तैयार किया। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। धरती कांप उठी। टकराव के ठीक पहले नारुतो ने एक कुनाई फेंकी जो सीधे ओबिटो के मास्क की ओर बढ़ी और आर पार निकल गई। ओबिटो हंसा। फिर वही पुरानी ट्रिक, मैं अब धोखा नहीं खाऊंगा। वो पलटकर पीछे की तरफ मुड़ा और उस कुनाई को पकड़ने की कोशिश की, पर इस बार नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड सेकंड फेज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वह सीधे रासेनगन के साथ उसकी ओर झपटा। पर जैसे ही वार टकराने वाला था, कुछ गड़बड़ हुई।